यूपीए वर्सेस मोदी, किसके टेन्योर में इंडियन इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करी। इसके ऊपर जब मैंने वीडियो पोस्ट करी तो किसी भाई ने वो वीडियो देखकर अजीत भारती के लाइव स्ट्रीम में जाकर वो डेटा पॉइंट्स रख दिए कि देखो जरा ये भाजपा चाटुकार इसका क्या जवाब देता है। तो जरा आप देख लो अजीत भारती का क्या रिएक्शन था। 10 years UPA real GDP growth adjusting inflation is 93%, NDA 81%, 11 years NDA डिमोनेटाइजेशन के बाद 3 साल डिप किया जो कि 2019 में 3.9। भाई ये आप कहाँ से ला रहे हो भाई? I mean the fact that this is coming as a news to अजीत भारती shows कि ये कौन से अलग पैरेलल वर्ल्ड में जीते हैं जहां ये रियलिटी से टच ही लूज कर चुके हैं। अरे ये कहां से आया डेटा? अरे भाई या बहन ने जो आपको डेटा बताया वो मेरी वीडियो से आया, और मेरी वीडियो में जो डेटा आया वो आईएमएफ का डेटा है। आप जाके आईएमएफ की वेबसाइट पर कंफर्म कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन भाई ने देखो बौखलाहट में बिल्कुल इसके बाद क्या बोला। मतलब मुझे डेटा छोड़ दो, डेटा छोड़ दो। शाबाश, मतलब डेटा ही भूल जाओ, डेटा छोड़ दो, डेटा को मत देखो। अब भाई अगर डेटा को आप नहीं देखोगे तो आप जज कैसे करोगे फिर? तो भाई ने एक नया मैट्रिक इजाद किया है, जरा सुन लो इनकी मुखारबिंद से कि इस नए मैट्रिक से हमें जज करना चाहिए। अब बात यह है कि कुछ चीजें आंख से दिखती हैं, आंख से दिखती हैं। तो अब से नया मैट्रिक मैं भी यूज करने लगूं? कोई भी वीडियो बनाऊं किसी को जज करने के लिए डेटा छोड़ दो, मैं बोलूंगा आंख से दिख रहा है। मॉल मेरे को खाली दिख रहे हैं तो रिसेशन आ रहा है, आंख से दिख रहा है भाई। अगर लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं लिंक्डइन पे 4-4 हजार लोग, 5-5 हजार लोग एक पोजीशन के लिए, तो बेरोजगारी हो रही है, आंख से दिख रहा है। 25 लाख लोग एक सरकारी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आंख से दिख रहा है। तो आंख से दिख रहा है इज द न्यू मैट्रिक। इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता है कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इतना % है और इन्फ्लेशन जो है इतना % है। ऐसे हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है इस जॉनी डेप को? जरा सुन लो। हमें दिख रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी आने के बाद कितने नए नए तरह के स्टार्टअप्स आए हैं। अरे भाई ये स्टार्टअप स्टूटअप अल्टीमेटली करते क्या है? प्रोडक्शन ही तो करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या मेजर करता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी वाइड। उसका एक छोटा सा कंपोनेंट होते हैं ये स्टार्टअप स्टूटअप जिसकी ये बात कर रहा है। भाई उन्होंने कुछ प्रोडक्शन में ऐड करा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी एंटिटीज ने भी प्रोडक्शन में ऐड करा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी हुई वो मैंने आपको नाप के बता दिया इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। यूपीए के टाइम पर कितना हुआ और मोदी के टाइम पर कितना हुआ। फिर ये क्या प्रलाप चल रहे हैं? अब आंख से दिखता है या हमें दिख रहा है, दिस कैन ओनली टेक यू सो फार। तो अजीत भारती भी मजबूर हो गया, जो भी इसको हड़बड़ी में मैट्रिक साइड करने चालू कर दिए, डेटा साइड करने चालू कर दिए। जो ये कह रहा था साइड हटा दो डेटा को। हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इन्फ्लेशन के जैसे हैं, वो आप देख लो कि कांग्रेस के टाइम में क्या था, हमारे टाइम में क्या है। अरे भाई साहब मैं पहले भी इन्फ्लेशन पे बहुत डिटेल में बोल चुका हूं। मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा वीडियो के जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे ऑन अपेरेंट लो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग एनडीए। आप वो वीडियो देख लेना। पर नोट करो मैंने डेटा में साइट करा है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आती है। अरे भाई जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी होती है उसको आप डिफ्लेट करते हो इन्फ्लेशन के नंबर को यूज करके, तब जाके रियल जीडीपी होती है। और इसीलिए मैंने ये बोला था कि आप जो इन्फ्लेशन बोल के कूद रहे हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर इन्फ्लेशन जितनी रही है एनडीए के टाइम पर, बीजेपी के टाइम पर, मोदी के टाइम पर, अगर वो थोड़ी भी और ज्यादा होती तो आपकी रियल जीडीपी परफॉर्मेंस जितनी मैंने बताई है उससे और ज्यादा बेकार होती। सरकार के लिए हुए 2008 के डिसीजन का इफेक्ट 2016 तक पड़ता है। उस सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स लिए थे वो अभी तक जो है ये सरकार चुका रही है लाखों करोड़। फिर वही घिसा पिटा राग ऑयल बॉन्ड का। अजीत भारती भाई जब आप चाहो मेरे से ऑयल बॉन्ड पर डिबेट कर लो। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। सबसे पहली बात तो ऑयल बॉन्ड सबसे पहले इशू किसने करी? एनडीए ने, 9,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद यूपीए के टाइम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, $140 पर बैरल तक पहुंच गए थे। तो इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए और एंड कंज्यूमर तक उसका बर्डन ना पहुंचे तो उन्होंने तेल कंपनियों को कहा कि भाई आप दाम को कंट्रोल करके रखो। अब तेल कंपनियां दाम को कंट्रोल करके क्यों रखेंगी और घाटा क्यों खाएंगी? तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम आपको डायरेक्टली सब्सिडी दे, हम आपको ऑयल बॉन्ड इशू कर देते हैं जो कि बाद में रीपेएबल होगी। अब ये ऑयल बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी थी? लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए। और ये 1.25 लाख करोड़ का जो आपको एनुअल बर्डन पड़ रहा है ऑयल बॉन्ड का, जो एनडीए की सरकार को पड़ा, वो आपके बजटरी एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज पोर्शन है? आप जो पेट्रोलियम से एक्साइज ड्यूटी ही कमाते हो एनुअली, उसका कितना परसेंटेज पोर्शन है? कभी सोचने की जरूरत समझी है बात। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हो ऑयल बॉन्ड की, आपको ये बात पता है एनडीए ने सरकारी बैंकों को जो रिकैपिटलाइज करा उसके लिए बॉन्ड इशू कर रखी है 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की, जो कि एक्सपायर कब होगी या मैच्योर कब होंगी? 2028 से लेकर के 2035 तक। आप किसके लिए बर्डन क्रिएट कर रहे हो फिर आगे के लिए? आपने जो 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की बॉन्डें बना दी बैंकों के लिए, उसकी पेमेंट कौन करेगा? आपने क्यों नहीं उनको कैश दे दिया? आपने क्यों बॉन्ड इशू कर रखी है? तो भाई जब मर्जी आके ऑयल बॉन्ड पर डिबेट कर ले। देश में
यदि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। मतलब अब अजीत भारती जॉब क्रिएशन की बात करेगा? ये तो जब प्रखर के प्रवचन पे गया था, प्रखर गुप्ता की पॉडकास्ट पे गया था, तो उसे क्या बोल रहा था कि ऑपोजिशन में तो कोई सेंस ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में रहेगी ही और हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगी, ये कोई मुद्दा है? सर सुनो, अजीत भारती के शब्द है ये। कि अपोजिशन जिस तरह की बातें करता है ना, नॉनसेंसिकल, उसका कोई लोड ही नहीं लेता है आदमी। मतलब आप रैंडम दिन किसी भी दिन उठ करके किसी भी जगह पे आप पैदा हुए हो पूरे विश्व में, कहीं भी कह सकते हो बेरोजगारी है, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। और भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पे 1.4 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं, वहां पे बेरोजगारी चरम पे हमेशा रहेगी, करोड़ों युवा बेरोजगार रहेंगे। मतलब इस लेवल की इस बंदे को क्यों चाटनी पड़ गई मोदी सरकार की उस समय? क्योंकि सरकार घिरी हुई थी बेरोजगारी के मुद्दे पर और उनके पास कोई डेटा नहीं था इस बात का खंडन करने के लिए कि भाई बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तो अजीत भारती जैसे चाटुकारों को छोड़ा गया फील्ड में, जिनका क्या कहना था बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो होगी ही, वो तो इंडिया में हाईएस्ट ही रहेगी, तब ये बातें चला करती थी। मीनवाइल मोदी वाज वर्किंग कि भाई कुछ जुगाड़ बिठाओ, कोई रिपोर्टें निकलवाओ कि भाई हमने इतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन कर दिया, ताकि फिर लोगों के पास कुछ डेटा भी हो, आंकड़े से लोगों को जवाब दिया जा सके। वरना उस टाइम तक मोदी क्या बोलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट तो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। कुछ लोग होते हैं, आप जैसे आप हैं, आपके पास यहाँ काम है, लेकिन मन में रखा है कि नहीं यार मैं तो चीफ एडिटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बेरोजगार है, क्योंकि चीफ एडिटर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रहता है। पर खैर फिर जुगाड़ बिठाए गए कि भाई जैसे तैसे करके कुछ रिपोर्टें निकालो यार, कुछ नंबर तो बेचो यार लोगों को। तो अजीत भारती जो कहता है कि डेटा को छोड़ दो, उसने फिर नंबर भी गिनवाए हमें जॉब्स को लेकर के। जरा सुन लो इनके नंबर। लगभग कितना था, 57 करोड़ या ऐसे ही कुछ था, 8 या जो भी है, उसमें एक डेटा था ये भी कि जो मोदी ने बोला था ना 2-2 करोड़ जॉब्स जो है हम हर साल उत्पन्न करेंगे, तो ऑब्वियसली वो सरकारी जॉब नहीं था। इतने कार्य हुए तो उसमें जोड़ करके तो 2 करोड़ को एक्सीड कर चुका है पर ईयर। नाउ दिस इज फनी फॉर 2 रीजन। सबसे पहले तो ये जो आंकड़ेबाजी है, आंकड़ों से अजीत भारती का कोई लेना देना ही नहीं है। जहां इसको आंकड़े इसके हिसाब से नहीं बैठते, वहां ये कहता है आंकड़े छोड़ दो, आंकड़ों से क्या फर्क पड़ता है। और जहां इसके फिट बैठ जाए तो जहां मर्जी से आंकड़े उठा लेगा, ये नहीं देखेगा उसका सोर्स क्या है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है। तो भाई आंकड़ों में भी कभी आके हमसे डिबेट कर लेना। मैंने एक्चुअली ये जो बेरोजगारी की आंकड़ेबाजी है, इसके ऊपर डिटेल में ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी आनंद रंगनाथन को रिफ्यूट करते हुए, उसकी लिंक भी मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन सेकंड रीजन व्हाई दिस इज फनी इज कि जो मोदी को क्रेडिट दे रहा है रोजगार क्रिएशन को लेकर के, जब बेरोजगारी पे सवाल पूछा गया था मोदी से और मोदी के पास ये सब आंकड़े शाकड़े नहीं थे, तो उसने पता है क्या बोला? कह रहे रोजगार क्रिएट करने का जिम्मा केंद्र सरकार का तो मिनिमल है, भाई राज्य सरकारों का भी जिम्मा है, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का भी जिम्मा है, तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेदारी है। अगर सरकार का रोजगार का जिम्मा है, तो जैसे भारत सरकार का है, वैसे राज्य सरकार का है, वैसा स्थानीय स्वराज संस्था का, सबका जिम्मा है। तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेवारी आएगी, तो जब जिम्मेदारी तेरे हिस्से में कम आई तो तेरा क्रेडिट कहां से आ गया, अगर हम आंकड़ों को सच मान भी ले तो? मुद्रा लोन के माध्यम से कितने लोगों ने स्वरोजगार उत्पन्न किया, तो ये सारी चीजें भी इंडिकेटर्स होती हैं। अब आप जरा मुद्रा लोन का भी सच जान लो। इंडिया के फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन से, जो एक्चुअली बैंकों के बोर्ड पे है, उनको सुन लो क्या कह रहे हैं वो। And the Mudra loan was not a bad idea. Yes. Designed terribly. Oh, I see. Just tell viewers as to why it was designed terribly. The way it was designed, the rules governing the Mudra loans, firstly, they were forced onto the banks. Kicking and screaming, banks don't like it at all. The second is the rules were such that to actually access the Mudra loan was extremely difficult. And now, I've been really small, like drops, 30,000. I'm on the board of banks. Okay. And one has seen what has been happening to these Mudra loans. The Mudra loan has, so what happens is you lend to small industries who are already your customers. You would have lent to them anyway, except you tell them, please don't take it from my regular working capital window, you take a Mudra loan instead. So you're meeting the targets, right? But not really achieving the purpose, which is to create new MSMEs, right? So it was badly designed, but at least the thought was there, okay? लेकिन क्लियरली अजीत भारती का जो मेट्रिक है कि हमें आंखों से दिख रहा है, उन आंखों से इसको ये सब बातें क्यों दिखेंगी? ये सब तो इग्नोर ही करेगा वो। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो पोस्ट करी थी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर को लेकर के, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि जो सरकार का सर्वे है वो खुद क्या दिखा रहा है कि 2015-16 से लेकर के 2022-23 तक जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग थी, उसकी नेट में अगर आप देखोगे 18 लाख एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो गई थी नेट में 2015-16 से लेकर के 2022-23 तक, और 54 लाख नौकरियां गायब हो गई थी। माने इंप्लॉयमेंट जो था, नेट फिगर्स बता रहा हूं, कुछ लोग जुड़ते हैं कुछ लोग छूटते हैं, 54 लाख नेट रिडक्शन हो गया था इंप्लॉयमेंट में।
अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में 2015-16 से लेकर के 22-23 तक, ये सरकारी आंकड़ा है। तो फिर इंप्लॉयमेंट क्रिएट हुई का? तो भाई साहब इंप्लॉयमेंट क्रिएट हुई फार्म सेक्टर में, वो भी अनपेड वाली, जो कि हमें दिखाता है डिस्ट्रेस्ड इंप्लॉयमेंट, कि आपको बाहर कोई नौकरी नहीं मिल रही तो आप वापस चले गए गांव में, खेती बाड़ी करने लग गए, हाथ बटाने लग गए। उसको मोदी सरकार बोल रही है जॉब क्रिएशन। ये मैंने अपनी आनंद रंगनाथन वाली वीडियो में डिटेल में ब्रेकडाउन में दिखाया था, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। पर खैर, सेम व्यक्ति ने जिसने मेरी वीडियो देखकर अजीत भारती के लाइव में सवाल पूछा, फिर अगला सवाल पूछा इसकी लाइव में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। वर्ल्ड बैंक को मैंने साइट किया था, तो भाई ने सेम फिगर्स रिपीट कर दी और बोला वर्ल्ड बैंक का डेटा है, इस पे बताओ अपनी प्रक्रिया। तो अजीत भारती का जवाब सुनो। इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो इन यूपीए वाज वे टू हाई। सारा वर्ल्ड बैंक का डाटा है, आई एम इन इकोनॉमिक्स अलोन, एंड इफ इन्फ्लेशन यूपीए जैसा होता है तो एनडीयू इकोनॉमिक्स। नहीं भाई, पता नहीं, आप जो भी लिख रहे हो, आई डोंट बिलीव दिस। आई डोंट बिलीव दिस। अरे भाई, नहीं बिलीव तो जाके डेटा खोलकर देख लेना, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे चले जा, कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी रेशियो देखा। ये क्या बेवकूफ वाली बात है? ये क्यों नहीं देखेगा ये? क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा। अगर आजू बाजू अपनी गर्दन घुमाए तो नहीं दिख रहा इसको। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वैसे दिखने वाली चीज नहीं है ना, उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा। डेटा खोलकर कौन देखे? ये तो सुबह शाम प्रोपेगेंडा में जीते। तो इनको जो आंखों से दिख रहा है, जो ट्विटर पे ट्वीट दिख रही है, उसको मानेंगे, कभी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आके सर्च नहीं करेंगे। भाई साहब आप खुद देख लो, मनमोहन सिंह के टाइम पर जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो था, वो मोदी सरकार के टाइम पर हाईएस्ट रहा है। इस लेवल का इन्वेस्टमेंट हुआ है मोदी सरकार के अंडर में। पर नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। क्या कर सकते हैं, सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है इनका। भाई सूरज में मैं बिलीव नहीं करता तो क्या सूरज गायब हो जाएगा? और अगर आपको वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, या फिर ग्राफ से प्रॉब्लम है, या डेटा से प्रॉब्लम है, तो भाई आप उसको काउंटर करो ना। अब जैसे लोग वर्ल्ड बैंक को, आपके जैसे छिछोर लोग यूज कर रहे थे चाटुकार भाजपा के, ये दिखाने के लिए कि इंडिया जो है 4th मोस्ट इक्वल कंट्री हो गई है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो हमने एक्चुअली उसके ऊपर खंडन दिया अपना। हमने दिखाया कि कहां डंडी मारी गई है वर्ल्ड बैंक को ही यूज करके। आप वैसा कुछ करो ना, वो आपकी बस की नहीं है करना। इन्वेस्टमेंट जीडीपी, कैपेक्स एक्सपेंडिचर, मतलब इन सब चीजों को बनाने में भाजपा का जितना है। एक तो ये भोपू पकड़ा रखा है भाजपा ने अपने चाटुकारों को, कैपेक्स, कि भाई मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो कितना स्पेंड करा, रोड पे कितना करा, हाईवेज पे कितना करा, कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स। अरे भाई, जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो दिखाया है, जिसका टेक्निकल वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, उस कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंक्लूडेड है। आप उसके एक पोर्शन को लेकर क्या हल्ला काट रहे हो? अरे भाई, सरकार को कैपेक्स ज्यादा करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा उतनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं हो रही इकोनॉमी में, तो सरकार कैपेक्स के थ्रू उसको कॉम्पनसेट कर रही है। पर आप क्या करो, एक कैपेक्स उठा के हल्ला काटते रहो पूरी दुनिया में। और जो मैंने आपको रियल जीडीपी ग्रोथ दी थी, उसमें भी कैपेक्स एक पार्ट ऑफ द हिस्सा होता है उसकी कैलकुलेशन का, और भी कंपोनेंट होते हैं। तो भाई ये सब पता है नहीं इसको, कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स। इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे थे ये लोग। 1,76,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था 2G स्पेक्ट्रम में। बस जब कुछ ना हो तब रेटोरिकल पॉइंट पे चल जाओ, 1,76,000 करोड़ का लॉस। उस केस का हुआ क्या? सारे के सारे जो अक्यूज थे सारे छूट गए आपके शासन के दौरान, कोर्ट से बरी हो गए सारे, कि भाई ये स्कैम तो था ही नहीं, ऐसी बेवकूफ काट दिया लोगों का। ये रिजल्ट आया उसका, वो ट्रैक करा किसी ने? और ये जो 1,76,000 करोड़ की फिगर थी, ये कहां से आई अभी तक नहीं पता चला इसको। भाई सरकार ने फिक्स्ड रेट पे स्पेक्ट्रम दे दिए कंपनियों को। उन्होंने कहा अगर आप ऑक्शन करते तो इतने पैसे आ सकते थे। तो वो एंटिसिपेटेड गेन्स थी जो अकाउंटिंग में काउंट ही नहीं होती कभी भी। अगर मैंने कोई शर्ट है फॉर एग्जांपल आपको 50 रुपए की बेच दी, आपको 500 की बिक सकती थी, तो क्या अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे लॉस बाकी डिफरेंस का? अकाउंटिंग की आपकी ये समझ है? तो जनता का बेवकूफ बनाया गया, जनता का कट गया। भाई 1,76,000 करोड़ चलो आप मान भी लो, वो लॉस हो गया, ठीक है, नोशनल लॉस को आप एक्चुअल लॉस मान लो। तो भैया अगर सरकार ने उसको सस्ते रेट पे दे दिया और स्पेक्ट्रम प्राइवेट सेक्टर ने सस्ते रेट पे खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअली अंडरस्टेट हुई ना। एक्चुअल ऑक्शन करते तो इन्वेस्टमेंट और हाई पहुंचती। ये समझ है अजीत भारती को इन बातों की? ये करना चालू कर दो। करप्शन को आप कैसे डिस्काउंट कर रहे हो? इसमें करप्शन फैक्टर ले रहे हो या? मतलब अजीत भारती अब हमें बताएगा करप्शन के बारे में? ये वो बंदा है जिसके हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई स्कैम था ही नहीं, वो करप्शन है ही नहीं। सुन लो जरा इसको। अब आप पूछेंगे कि वही फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आजकल कुछ भी बोल देता है, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था ना इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसमें ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी बोलता है। अब एक्चुअली में कुछ भी कौन इंसान बोलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वैसे में एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, बोलती है हम पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। कोई आदमी वही है कि या तो मूर्ख है या धूर्त है, जो ऑन पेपर दिए गए पैसे को भ्रष्टाचार बताना चाह रहा है। और जो पहले अंडर द टेबल होता था, जिसका कोई मतलब ट्रेस नहीं है, ओपैक होती थी फंडिंग, बिल्कुल, उसको दूर करने के लिए लाया गया।
ये बात घूम फिर करके आती है ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि ये सब कुछ केवल और केवल रेटरिक है और कुछ नहीं है। ये जो क्विड प्रो को और ये सारी बातें बोली जा रही हैं वो एक ओपैक फंडिंग में उसकी संभावना अधिक होती है। मतलब इस बेवकूफ और गधे इंसान को बेसिक भी पता है इलेक्टोरल बॉन्ड के। अबे इलेक्टोरल बॉन्ड आई इसलिए थी क्योंकि सिस्टम ऑफ फंडिंग को ओपेक बनाना था, उससे पहले ट्रांसपेरेंट था सिस्टम। भाई कंपनी लॉ ये मैंडेट करता था कि अगर कोई कंपनी चंदा दे दी किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो डिस्क्लोज करे कितना चंदा दिया और किस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने सिस्टम खत्म कर दिया था। पहले कंपनी लॉ ये मैंडेट करता था कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा और उसका एटमोस्ट 7.5% ही चंदा दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया। लॉस मेकिंग फर्म्स भी चंदा दे सकती थी। अभी लॉस मेकिंग फर्म क्यों देगी चंदा? सिंपल है, आप पैसे पकड़ाओ, एक कंपनी नहीं बना लो, वो लॉस मेकिंग है, चंदा दे दो अनलिमिटेड। शेल कंपनी के थ्रू धांधलेबाजी चल रही है फुल ऑन। कुछ बेसिक पता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के? भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैंडेट करता था कि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा आ रहा है वो उसको डिस्क्लोज करे, कहां से आया, कितना आया। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू नहीं करना था डिस्क्लोज। यही तो बेसिक थ्रस्ट था भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का कि आपको जनता को बताना ही नहीं है कहां से आया पैसा, कितना पैसा आया। इलेक्टोरल बॉन्ड लाई ही इसलिए गई थी ताकि सिस्टम ऑफ फंडिंग को ओपेक बनाया जा सके और धांधलेबाजी पीछे चलती रहे। सिर्फ अगर किसी को नॉलेज थी इस बात की कि किसको कितना चंदा आ रहा है तो वो केंद्र सरकार थी थ्रू एसबीआई, ताकि बाद में प्रोसिक्यूट कर सके चंदा देने वालों को कि भाई तुमने इसको चंदा दिया है, हमें क्यों नहीं आया, अब तुम्हारे पीछे ईडी लगाते। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द चंदा आया भी किसको? रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को। लिटरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खत लिखे है कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी है आप उसको अंडू कर रहे हो थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सरकार ने कहा ऐसे से कराओ। सरकार के वकील कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई सिटीजन्स का अधिकार ही नहीं है जानने का कि किसको कितना चंदा गया, किसने दिया, फलाना ढिमकाना। और ये बंदा आके क्या बोल रहा है? ओपेक थी फंडिंग पहले, उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ने। ये तो इसकी लेवल ऑफ बुद्धि है। और बाद में फिर इसको भी है 6D चेस की तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि मोदी को तो पता ही था ये सब होना ही है, पता ही था। मोदी जैसा आदमी कम से कम जानता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड हम बना रहे हैं ना, कोर्ट में हमें घसीटा जाएगा। जब तुम्हें राफेल पे घसीट लिया, पेगासस पे घसीट लिया, जिसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला अडानी पे, उसमें 2 संसद के सत्र जो है चलने नहीं दिए गए, तो मोदी को नहीं लगा होगा कि ये हमें इलेक्टोरल बॉन्ड में भी घसीटेंगे। तो अभी ही मैं आ रहा था तो गाड़ी में AKT के वालों के साथ बात करते आ रहा था कि मोदी अमित शाह ना राजनीति जीते सोते खाते पीते हैं। इनके लिए डे जॉब होगा कि 9 to 5 मैं राजनीति करूंगा। वो आदमी प्लान करके चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ही वुड हैव नोन कि ये पब्लिक में आएगा एक दिन। मतलब इस लेवल का चाटुकार आपने देखा कहीं पर? और आजकल इसकी वीडियो वायरल हो रही है। ANI पे इंटरव्यू देकर आए थे स्मिता प्रकाश को, जहां बोल रहा है कि नीचे का कार्यकर्ता ना बहुत ज्यादा चाटुकार हो गया, क्रिटिकल नहीं हो रहा मोदी गवर्नमेंट का। ये बताएगा कि क्रिटिकल कैसे होंगे ये इस लेवल का चाटुकार। पर खैर वापस आ जाते हैं उस वीडियो पे जहां ये लाइव में जवाब दे रहा था मेरी वीडियो से पूछे गए सवाल का। कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लगता है कि पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? आप कौन से इंडिकेटर्स ले रहे हो? लोगों को गरीबी से निकालना या फिर जो लोग कल्याणकारी योजनाएं होती, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में? मतलब कहीं की ईंट और कहीं का पत्थर आपस में जोड़ दो। यहां बात चल रही है फिजिकल इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल फॉर्मेशन की। ये जो तुम सुबह शाम गुणगान गाते रहते हो, कैपेक्स, रोड बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, उसकी बात हो रही है अभी। दूसरी बात, चलो मान लिया पॉवर्टी एलिविएशन को ह्यूमन इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं हम, तो सपोर्ट करते हो कि आप थॉमस पिकेटी का प्रपोजल जो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से ऊपर जिनकी नेट वेल्थ है उन पे 2% टैक्स लगाया जा सके ताकि एजुकेशन और हेल्थ केयर फंड हो, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगे, सपोर्ट करते हो? वहां आपको मौत आ जाएगी 2 मिनट में कि ये तो फ्री लोडर्स को एनकरेज कर रहे हो। और तीसरी बात, पॉवर्टी एलिविएशन को आप कंपेयर कैसे करोगे? भाई 2025 में जितने संसाधन मोदी सरकार पर है, ऑब्वियसली वो संसाधन ज्यादा है जितने उनके पास 2015 में थे, कंपाउंडिंग की वजह से। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं पे 2025 की सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है जितना 2015 की सरकार खर्च कर सकती थी या 2019 की सरकार खर्च कर सकती थी। तो आप कंपेयर कैसे करोगे पॉवर्टी एलिविएशन को, मनमोहन सिंह और मोदी को? इसलिए मैंने कंपेयर नहीं करता। लेकिन मैंने जो पॉवर्टी एलिविएशन की फिगर्स है वो आपको दिखा दी थी वर्ल्ड बैंक के डेटा से, आप जाकर देख लो। जो मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट पॉवर्टी बेंचमार्क था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 3 पॉवर्टी लाइंस दी थी, तो तीसरी वाली अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एब्सोल्यूट नंबर्स में तो पॉवर्टी बढ़ी है मोदी शासन के दौरान, बाकी में घटी है दूसरी 2 मैट्रिक्स में, वो मैंने शो करा है कि कितनी घटी है। पर आप कंपेयर कैसे करोगे दोनों रिजीम्स को पॉवर्टी एलिविएशन पे? आप मेरे को वो बता दो पहले, फिर हम देख लेते हैं उसको भी। पता नहीं, आप मुझे बार बार क्योंकि दिख रहा है कुछ और। अरे दिख तो वो रहा है ना जो आप दिखा रहे हो लोगों को। अपने प्रोपोगेंडा पे काउंट करते रहो बस कि हम लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, जो विजुअल्स दिखाएंगे टीवी पे, जो बकवास सुनाएंगे हम, जो बकवास सुनाएंगे प्लेटफॉर्म से, दिखेगा वही।
एक्चुअल डेटा चाहे कुछ भी हो, वो नहीं हम बताएंगे क्या है, और उसको हमें देखना भी नहीं। क्यों? जो डेटा है, और डेटा के बारे में बहुत बढ़िया बात है कि आप जो है जितना डेटा रहेगा ना, आप उन्हीं डेटा पॉइंट से जो बात बोलेगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी उन्हीं डेटा पॉइंट से प्रूव किया जा सकता है। भाई अगर ऐसी बात है और तू डेटा मैनिपुलेशन का इतना बड़ा मास्टर है, स्टेटिस्टिक्स का इतना बड़ा मास्टर है, तो आके मेरे से कभी भी डिबेट कर ले इस मुद्दे पे। हैशटैग डाल दो सब जिनको लगता है कि डिबेट होना चाहिए, केशव वर्सेस अजीत भारती डिबेट। देखते हैं वहां पर कितना डेटा मैनिपुलेशन कर पाता है ये मेरे आगे। मोनोलॉग में तो कुछ भी बकवास कर दो, सामने सामने जब फेस करेंगे तब पता चलेगी असलियत। Stats are like bikini. They reveal the most unimportant and hide the most important thing. पता नहीं ये कहाँ से ये ला रहे हैं डेटा, वो समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो जो है बेटर था, अब कुछ भी चल रहा है।